नमस्कार बंधुओं, जैसा आप सबको विदित है कि आज भारतीय जनता पार्टी का 44वां स्थापना दिवस है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का ये 44वां स्थापना दिवस मनाते हुए हम सबको बहुत ही खुशी हो रही है, गर्व हो रही है। मैं इस अवसर पर आप सबको बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। और मैं इस अवसर पर उन सब ज्ञात व अज्ञात महापुरुषों को, इस पार्टी के उन नेताओं को जिन्होंने जनसंघ से लेकर और भारतीय जनता पार्टी के इस 44 वर्षों में पार्टी को कड़ी मेहनत के साथ और परिश्रम के साथ, और अनेक ऐसे लोगों ने जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन परिवार को छोड़कर इस पार्टी की मजबूती के लिए और उसके विचार और सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने के लिए खपा दिया। ऐसे सभी पार्टी के नेताओं और उन महापुरुषों को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए पार्टी के असंख्य कार्यकर्ताओं को भी वंदन करते हुए बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। बंधुओं, भारतीय जनता पार्टी के 1980 से लेकर हम जब ये 44वां हम पार्टी का स्थापना दिवस मना रहे हैं, तो इससे पहले हमारी यात्रा 1951 में देश की आज़ादी के बाद जो शुरू हुई, उस 51 से शुरू हुई यात्रा, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के रूप में नीचे से 2 सीटों से शुरू हुई और भारतीय जनता पार्टी की चल रही ये यात्रा अनेक उपासों, कठिनाइयों के दौर से गुजरते हुए आज हमने जनमानस में भारतीय जनता पार्टी के विचार के प्रति आम जन में एक विश्वसनीयता स्थापित की है। आज देश को लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी एक दल नहीं है, बल्कि एक आंदोलन है जो राष्ट्र के लिए समर्पण की भावना को लेकर कर राष्ट्र के गौरव के लिए काम कर रहा है, जो किसी विचार को लेकर कर, किसी लक्ष्य को लेकर कर और किन्हीं सिद्धांतों को लेकर कर वो काम कर रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी केवल एक दल ही नहीं, आंदोलन है जिसका लक्ष्य व्यक्ति परिवर्तन, समाज परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन के अंदर अपना पूर्ण जीवन इस उद्देश्य को लेकर कर काम कर रहा है। ऐसे में जब हम इसका संपूर्ण इतिहास का आंकलन करते हैं, तो आज हमें गर्व होता है कि जिस कालखंड से का वर्तमान दौर चल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जनसंघ से लेकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने
जो सपना देखा था, उस सपने को आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार साकार करने की ओर अग्रसर है। बंधुओं, देश की आजादी के बाद इस देश की एकता और अखंडता के लिए जो पहला बलिदान किसी ने दिया तो जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दिया। उनकी शहादत, उनका बलिदान आज हम कह सकते हैं गर्व के साथ कि बेकार नहीं गया। उन्होंने जो सोचा, जो कल्पना की, जो रास्ता दिखाया, चाहे वो धारा 370 हो, चाहे वो 35(1) हो, चाहे नागरिकता संशोधन विधेयक हो, हर विषय पर भारतीय जनता पार्टी और हमारी जो एनडीए की सरकार, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, उस सपने को साकार किया है। आज निरंतर देश प्रगति की ओर अग्रसर हो रहा है। जिस कालखंड के अंदर जब जनसंघ की स्थापना हुई तो एक तरफ गरीब गरीब हो रहा था, विकास अवरुद्ध हो गया था, लेकिन उसके बाद जो परिवर्तन का दौर चला और जिस तरीके से 14 के बाद जो एक व्यापक परिवर्तन दिख रहा है, मैं समझता हूं कि उस वक्त जो परिवारवाद, जातिवाद का बोलबाला था, व्यक्ति का बोलबाला था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस राष्ट्रवाद का झंडा लेकर के चली थी, जो केवल राष्ट्रवाद के प्रति समर्पित होकर कार्य कर रही थी, उस कालखंड में आजादी के बाद जब बोर्ड पढ़ता था तो जातिवाद, परिवारवाद और क्षेत्रवाद पर पढ़ता था। लेकिन आज हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस राष्ट्रवाद की बात को लेकर के चली, आज संपूर्ण देश राष्ट्रवाद के नाम पर और परिवारवाद से ऊपर उठकर, जातिवाद से ऊपर उठकर, क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर मोदी जी के उस संकल्प को राष्ट्रवाद के नाम पर वोट देता है। उसी का यह नतीजा है कि हम जनसंघ में 3 से चले थे और 1980 में जब हमारी 2 सीटें हो गई थी तो लोग मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन आज वो पार्टी अपने रीति, नीति और सिद्धांत पर अडिग रहकर कर और उन्होंने वो करिश्मा करके दिखाया कि जो वो उन्होंने सोचा था, जिस लक्ष्य को लेकर के चले थे, बिना विचारों से हटे, बिना सिद्धांतों से हटे, और जिन हम पंच निष्ठाओं को लेकर के चले थे उस पर अडिग रहकर कर हमने साबित कर दिया कि देश की जनता भी हमारे राष्ट्रवाद के नारे के साथ है। और आज संपूर्ण देश मोदी जी के राष्ट्रवाद पर उनके मोहर लगाकर मोदी जी को हर बार और पहली बार जो विजय हुई और उसके बाद जो दूसरी बार विजय हुई, फिर भारी बहुमत के साथ हुई, वह इस बात का प्रतीक है कि देश मोदी जी के साथ आगे बढ़ रहा है। बंधुओं, इन सारे कालखंड के अंदर जब मोदी जी ने, पार्टी के एनडीए सरकार ने गांव, गरीब, किसान, मजदूर, युवा, महिला, ऐसा कोई वर्ग नहीं था जिसकी चिंता नहीं की। हर वर्ग की चिंता करते हुए इस देश को सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर किया। उसी का ही नतीजा है कि आज देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी भारत की व्यवस्था और भारत की जो कार्य प्रणाली है उसकी भूरी भूरी प्रशंसा होती है। आज चारों ओर जब भारत का डंका बज रहा है, चारों ओर विकास की नई गाथाएं लिखी जा रही है, ऐसे समय में हमारे यहाँ पर रहने वाले अभी भी ऐसे गुलाम प्रवृत्ति के लोग हैं जिनको ये विकास भा नहीं रहा है और वो जाकर कर लोकतंत्र की विदेशों में जाकर कर
जिस तरीके से भारत की छवि को खराब करने का प्रयास कर रहा है, उससे हमको सावधान रहने की आवश्यकता है। बंधुओं, भारतीय जनता पार्टी तो वो पार्टी है जिन्होंने इस राष्ट्रवाद के लिए समय समय पर चाहे कोई भी युद्ध रहा हो अपनी कुर्बानियां दी है। देश की एकता और अखंडता के लिए हमारे प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया, तो कोई भी हमारा युद्ध थोपा गया तो उस युद्ध के अंदर हम और हमारी विचारधारा के लोगों ने भरपूर सहयोग देते हुए राष्ट्रवाद को मजबूत किया। आप सबको याद होगा 1975 के अंदर जिस तरीके से कांग्रेस के लोगों ने लोकतंत्र को कुचला था, हमारे लोगों को, हमारे नेताओं को, विपक्ष के लोगों को 19 माह तक जेल के अंदर रहना पड़ा था। वो कोई भूल नहीं सकता है कि किस तरीके से उन्होंने लोकतंत्र का गला घोटा था, और वही लोग आज लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। और जब मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आज हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, जब तो आज आप बोल रहे हो, जब तो आप विदेशों में जाकर के भारत की छवि को खराब कर रहे हो। यदि ये लोकतंत्र बोलने की अभिव्यक्ति नहीं होती तो आप कहां बोल पाते थे। 1975 को आपको याद करो, जब लोगों को जेलों में ठूस दिया गया था, बोलने की स्वतंत्रता खत्म कर दी गई थी, इसलिए तुम्हें लोकतंत्र की दुहाई देने का कोई अधिकार नहीं है। आज लोकतंत्र सुरक्षित है, आज हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार है। इसलिए तो हम आज भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को, जिनको संपूर्ण विश्व में उनका डंका पूज रहा है, उनको आप पानी पी पी कर जिस तरीके से गालियां बक रहे हो, जिस तरीके से तुम उनके तरीके की बातें कर रहे हो, मैं समझता हूं कभी किसी प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे अपशब्द किसी ने भी नहीं कहे थे। इसलिए ऐसे लोगों से हमको सावधान रहने की आवश्यकता है। बंधुओं, आज जो विदेश की नीति है, जिस तरीके से विदेश नीति के अंदर भी भारत की जो छवि का निखार हुआ है, वो हमने बालाकोट के समय में देखा, वो हमने अभी यूक्रेन युद्ध के अंदर देखा, हमने अफगानिस्तान युद्ध के समय देखा कि किस तरीके से मोदी जी ने अपनी विदेश नीति के कारण हमारे देश के लोग जो बाहर रह रहे थे उनको सुरक्षित निकाल के लेकर के आए। न केवल गांव गरीब और किसान के लिए भला किया, बल्कि भ्रष्टाचार, आतंकवाद, अलगाववाद से भी मुक्ति दिलाई। जो जम्मू कश्मीर कभी आतंकवाद और अलगाववाद से जल रहा था, आज हम आराम से वहां जाकर के घूम सकते हैं। बंधुओं, याद करो, जब लोग कहते थे, देश के पूर्व प्रधानमंत्री ये बोलते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं, लेकिन नीचे तक गांव के गरीब के तक जाते जाते 15 पैसे ही रह जाते हैं। यही बात जब 2009 के अंदर मनमोहन सिंह जी से पूछा कि आपके पूर्व प्रधानमंत्री ये बात कहते थे, आप क्या कहते हो, तो मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि वो सही कहते थे, 1 रुपये भेजते हैं 15 पैसे पहुंचते हैं, तो अब कितने पहुंचने लगे, तो उनका जवाब था 17 पैसे पहुंचते हैं। कैसा दुर्भाग्य था। 1985 को उनको पता पड़ा और 1985 से 2009 तक किसी समस्या का समाधान नहीं निकाल सके, लेकिन 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बने और उन्होंने जो जन धन खाते खोले, 45 करोड़ खाते खोल कर जिस तरीके से गांव गरीब और किसान के खाते के अंदर यदि केंद्र सरकार की 100 रुपए भी जाता है तो 100 का 100 उसके पास पहुंचता है, कोई बीच में बिचौलिया नहीं है। मैं समझता हूं ऐसा क्रांतिकारी कदम आज से पहले कभी नहीं उठा। ये कहते हैं कि ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो सपना देखा था कि राज में आने का सपना तब साकार होगा तब राज का सुख उस गरीब की झोपड़ी तक पहुंचे, तो मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं कि एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में जो गांव जो राज्य का खजाना है वो गांव गरीब के लिए खोल दिया है। आज वो सीधा पैसा उसके खाते में जाता है, 1 पैसे का भी भ्रष्टाचार नहीं है। और जिस तरीके से कोरोना का कालखंड आया, तो उस कोरोना के कालखंड के अंदर जिस विपदा के अंदर संपूर्ण विश्व थर्रा गया, लेकिन उसके अंदर भी मोदी जी ने धैर्य का जो परिचय दिया, जिस तरीके से हमारी संस्कृति को आगे लग कर जिस तरीके से आम लोगों को सुरक्षित करते हुए, आम देश को सुरक्षित करते हुए, और जो कोरोना का की दवा को लेकर के आए, जिस मैं समझता हूं विश्व के अंदर अकेला भारत देश था जो कोरोना लाया। जब कोरोना की दवाई आई, तब भी कोविड की जब दवाई आई तो यही हमारे विपक्षी लोग कहते थे कि ये दवाई मत लेना, इस दवाई किसी के इंजेक्शन मत लगाना, इसके विपरीत प्रभाव पड़ेंगे। लेकिन धीरे धीरे जब उसका असर लगने लगा तो यही हमारे विपक्ष के नेता अलग से छिपके जाकर इंजेक्शन लगाने लगे और सुरक्षित होने लगे।
ये मोदी जी के कालखंड में ही संभव था, अन्यथा इस कोरोना से चीन और अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे लोग थर्रा गए। तो मैं समझता हूं ये मोदी जी के हाथ में बागडोर थी जो देश आज आगे की ओर बढ़ रहा है। बंधुओं, देश को न केवल विकास के पथ पर डाला है, न केवल गांव, गरीब, किसान और मजदूर, महिला की चिंता की है, बल्कि भारतीय संस्कृति को भी उन्होंने सुरक्षित रखने का प्रयास किया है। चाहे वह काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर हो, चाहे बाबा केदारनाथ की बात हो, और चाहे उज्जैन का कॉरिडोर हो, हमारे जितने भी सांस्कृतिक धरोहर है उनको किस तरीके से उनका पुनरुद्धार करते हुए, उनको एक ऐतिहासिक और स्मरणीय जगह बनाते हुए जिस तरीके का उन्होंने काम किया है, मैं समझता हूं कि अद्भुत सोच है उनकी, कि जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं और जिस तरीके से हमारे विदेशों में गई हुई भी हमारी पुरातन की, जो हमारी संस्कृति की, जो हमारी वहां मूर्तियां हैं, वो भी एक एक करके जिस तरीके से वापस देश में आ रही है, मैं समझता हूं ये हमारी देश की संस्कृति को मजबूत करने का एक बहुत बड़ा अच्छा कालखंड है। इस कालखंड के अंदर जो काम चल रहा है, मैं समझता हूं ये आगे भी चलता रहे। मोदी जी का जो सपना है कि हमारा देश विश्व गुरु कहलाए, उसके नाते मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि आज देश इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हो, चाहे सड़क के अंदर हो, चाहे नभ से लेकर थल से लेकर वायु तक, हर जगह जिस तरीके से झंडे गाड़ रहा है, यहां तक कि अंतरिक्ष के अंदर भी जो उन्होंने झंडे लहराए है, मैं सोचता हूं अद्भुत काम हो रहा है। ऐसे समय में जहां विपक्ष एकजुट होकर जिस तरीके से मोदी जी को घेरने का प्रयास कर रहा है, जिस तरीके से उनकी छवि को खराब करने का प्रयास कर रहा है, इसलिए मैं आज देश के नागरिकों से, कार्यकर्ता बंधुओं से आग्रह करता हूं कि हमें सावधान रहना है। इन जो कुचक्र चला रहे हैं उनसे सावधान रह करके वस्तु स्थिति से अवगत कराना है कि हम किस तरीके से ये लोग मोदी जी को बदनाम करने में तुले हुए। देश आगे बढ़े, विकास करे, इसके लिए मोदी जी की सरकार बार बार आए। इसके नाते देश आए 21वीं शताब्दी में जब जाए तो विश्व गुरु कहलाए। इसके नाते मोदी जी का बार बार आना, इस देश को विकास के पथ पर दौड़ाना, यह बहुत जरूरी है। इसलिए बंधुओं, आज हम सबको संकल्प लेना चाहिए कि मोदी जी के काम को मजबूती प्रदान करने के लिए हम पार्टी के कार्य को, उनकी उपलब्धियों को बूथ तक ले जाकर हमारे बूथ के जो संगठन है, संगठन की जो संरचना है, उसको और मजबूत करना है। मैं भारतीय जनता पार्टी अजमेर देहात के कार्यकर्ताओं को विशेष रूप से जिलाध्यक्ष होने के नाते धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनके अथक परिश्रम से हमने जो संगठन संरचना में काम किया, वो हमने राजस्थान के अंदर बहुत पहले प्रथम रहते हुए काम किया। मैं आप सबको बधाई देता हूं, आपको कोटि कोटि आपके वंदन करता हूं। बंधुओं, फिर हमें कमर कसनी है, क्योंकि दूसरी तरफ राजस्थान की जो कांग्रेस सरकार है, जिसके 4.5 साल का कालखंड पूर्ण होने जा रहा है, इस 4.5 साल के कालखंड के अंदर उन्होंने अपने घोषणा पत्र को रद्दी की टोकरी में डालते हुए हर साल बजट के अंदर नई घोषणाएं करते हुए 4 साल तक घोषणाओं का अंबार बजटों में लगाया, लेकिन घोषणाओं की कोई भी काम किसी के एक पर भी नहीं किया। कई कॉलेज खोल दिया तो कॉलेज का पता नहीं, उसके पास दूसरा कॉलेज खोल दिया, उसका पता नहीं। मैं समझता हूं कि माननीय हमारे राजस्थान की कांग्रेस सरकार के जो मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत है, जिनको मैं समझता हूं कि घोषणाओं के लिए घोषणा के अंदर एकदम ये कह सकते हैं कि उन्होंने अपना पीएचडी कर ली है और घोषणाओं में वो अंबार लगा करके एक इतिहास के पन्नों पर अपना नाम अंकित करना चाहता है। और केवल इन अभी जो बजट आया है, फिर घोषणाओं का एक जो लुभावना है, वादे किए है, निश्चित रूप से उन्होंने गुमराह करने का प्रयास किया और धीरे धीरे वो खुद स्वीकार करते हैं। आज वो भी स्वीकार करने लगे कि मेरी घोषणा दूसरी सरकार आ गई तो पूरी नहीं होगी, मतलब लोगों को फिर उलझाना चाहते हैं। कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूं, ये कांग्रेस की सरकार के अंदर गांव, गरीब, किसान, महिला, युवा, हर वर्ग प्रताड़ित होते हुए, पेपर लीक की वजह से, किसानों को सब्सिडी नहीं मिलने से, लोन पास नहीं होने से, बिजली की दरें बढ़ने से त्राहिमाम है। तो मैं ये कह सकता हूं, कानून व्यवस्था चौपट हो रही है, जंगल राज है, चारों तरफ माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है, अंधेरी नगरी चौपट राजा हो गया है। इस कालखंड के 6 माह बचे हैं। इन 6 माह के अंदर हम और संघर्ष की मुद्रा में आना है। आज हम इस स्थापना दिवस के ऊपर हम सब संकल्प लें और संकल्प लेकर कि आने वाले इस 6 माह में ये महिला विरोधी, किसान विरोधी, युवा विरोधी और ये जंगल राज वाली राजस्थान की कांग्रेस की गहलोत सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और भारतीय जनता पार्टी के सुशासन वाली सरकार को स्थापित कर 2023 में
भाजपा की सब सरकार बनाएंगे और 2024 के अंदर कमल खिलाकर मोदी जी की सरकार बनाएंगे और डबल इंजन के सारे राजस्थान के अंदर विकास का परचम फहराएंगे। ये आज संकल्प है कि हम आगे और हम डबल शक्ति के साथ, डबल ऊर्जा के साथ हम पार्टी को मजबूत करने में लगे। जय हिंद, भारत माता की जय।